तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में हम लोग सेकंड एंड थर्ड चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। थर्ड में बजट पोर्शन ज्यादा है जो कि हम लोग बजट क्लास में करेंगे। आज हमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करना है, दैट इज ऑफ अश्नी ग्रोवर ऑफ भारत पे। ठीक है, केस लॉ पढ़ना समझना है, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, स्टोरी समझनी है। कहानी, एक कंट्रोवर्सी हुई थी, वो क्या था, क्या हाईलाइट करना चाहता है वैल्यू। अगर ये आपकी CSEE की बुक में दिया है तो कोई वैल्यू हाईलाइटेड है तब दिया है, ऐसा कोई भी केस लॉ उठा के नहीं देता है। तो आपको समझना है कि इस केस लॉ से क्या क्या बातें इंस्टीट्यूट बताना चाहता है आपको, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा। व्हाट आर द वैल्यूज दैट हैव बीन हाइलाइटेड, इतना बड़ा केस हुआ था तो उस पे क्या दिखाना चाह रहा है। स्टार्ट करें। यू हैव हर्ड अबाउट भारत पे, जैसे आप पेटीएम यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, भारत पे भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एक ऐप है। कोविड के दौरान जब कैश ट्रांजैक्शंस बिल्कुल बंद हो गए थे तब डिजिटल ट्रांजैक्शन की बहुत ग्रोथ दिखी थी। डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो उसी की वजह से जो बहुत छोटी छोटी कंपनीज थी जिनको डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था ग्रो करने के लिए, वो मौका दिया था कोविड में। सारे बिजनेस जो लॉस में चल रहे थे, एक ये था जो ग्रो कर रहा था, क्योंकि आप पेट्रोल भरवाने जा रहे थे, आप सब्जी लेने जा रहे थे, सब जगह QR कोड स्कैन किया एंड पेमेंट कर दिया। यही होता था कोविड के दौरान। सब्जी वाले भी पेमेंट अगर कैश भी देते थे तो रख के चले जाओ भैया, हम सैनिटाइज करके बाद में उठा लेंगे, लेकिन डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। फिर कुछ डिमांड आई कि गूगल पे इंस्टॉल होने लगा, भारत पे इंस्टॉल होने लगा, और ऐसे बहुत सारे ऐप है जो इंस्टॉल होने लगे। तो वहीं पे ये एक डिमांड आई थी इसकी, और ये कंपनी ग्रो करने लगी थी। अब बात आती है, ये नाम क्या दिया भारत पे, तो आप जान गए, अश्नी ग्रोवर। Have you have heard about Shark Tank India? ये एक, अगर किसी ने पूरा एपिसोड नहीं देखा, मैंने भी कभी पूरा एपिसोड नहीं देखा, चलते फिरते ही थोड़ा बहुत देखा था। तो शार्क टैंक इंडिया में लोग आते थे, कंटेस्टेंट्स बनते थे, वो अपना आइडियाज देते थे कि ये बिजनेस होगा, ऐसा होगा। एक तो मैंने मोमोज वाले का भी एक बिजनेस देखा था, उसमें हाईलाइट किया था कि वो ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो यहाँ वहां पे कंटेस्टेंट अपना बिजनेस आइडिया लेकर आते थे, और जो जजेस थे, जो भी थे, वो उसमें इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस करते थे। यही कुछ था। उसी में एक थे अश्नीर ग्रोवर, उसी शार्क टैंक इंडिया में अश्नीर ग्रोवर भी थे, वो भी इन्वेस्ट करते थे, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। अब कहानी ये हुई, एक ट्वीट से बवाल हुआ था। कंट्रोवर्सी की शुरुआत किससे हुई है? ट्वीट से हुई है। एक अननोन आईडी ट्विटर पे बनी और उसने एक ऑडियो मैसेज लीक किया था। ऑडियो मैसेज लीक हुआ एक ट्वीट में, और ट्विटर आईडी एकदम अननोन थी, एक बोगस ट्विटर आईडी यूज करके। उसमें एक आदमी की आवाज थी जो कि बहुत गालियां दूसरों को दे रहा था। He was just using an abuse language, और ये नहीं समझ में आ रहा था वो कौन है। इट वॉज ऑडियो मैसेज, और बहुत ज्यादा फोन कॉल पे किसी को गालियां दे रहा था। बात आई, कोटक बैंक के एक एम्प्लॉय ने ये एलिगेशंस लगाया कि ये जो आवाज थी वो अश्नी ग्रोवर थी, जो कि को फाउंडर है भारत पे के। जो फोन कॉल में आवाज किसकी थी? आई एम अगेन यूजिंग द वर्ड एलिगेशन। जब आप एक प्रोफेशन में हो तो एलिगेशन था वो, क्योंकि वो इल्जाम बस लगा था, प्रूफ अभी भी कुछ नहीं हुआ है। ही पुट इट एन एलिगेशन ऑन अश्नी ग्रोवर। अश्नी ग्रोवर और उनकी वाइफ से आया कि ये सब बकवास है, उन्हें डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, और ये सब कुछ भी नहीं है। वो ऑडियो मैसेज जस्ट आईडी से पोस्ट किया गया था, वो आईडी उसने फिर से डिलीट कर दी। आपको समझ में आ रहा है ना अब तक कि क्या हुआ था? अब आईडी डिलीट करने के बाद हुआ ये कि 30 अक्टूबर को मिस्टर अश्नी ग्रोवर और उनकी वाइफ ने कोटक बैंक पे एक केस फाइल कर दिया था, एलिगेशंस केस फाइल किया था। तो कहीं ना कहीं अब लड़ाई सामने आ रही थी कि पहले तो सब मान लिए थे कि वो फॉल्स एलिगेशन है, ऐसा कुछ होगा नहीं, पर जैसे ही केस फाइल हुआ, एक सूट फाइल हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं ये आवाज उन्हीं की थी। अभी भी मामला सामने नहीं आ रहा था, बस एक ऑडियो पे इतनी बात चल रही। फिर मामला सामने आता है कि अश्नी ग्रोवर की ही वो आवाज थी, और उन्होंने कोटक बैंक के एक एम्प्लॉय पे
अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, क्योंकि उन्होंने टाइम पे फाइनेंसिंग नहीं की थी, टाइम पे फाइनेंसिंग नहीं की थी। अब ये फाइनेंसिंग वाला जो किस्सा आया है वो हुआ ये था कि एक नायका का आईपीओ आया था, नायका का आईपीओ। आईपीओ पता है आपको? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है तो वो जो ऑफर लेकर आती है वो है आईपीओ। तो नायका का जब आईपीओ आया था उसमें अश्विनी ग्रोवर 500 करोड़ का इन्वेस्ट करना चाहते थे, 500 सीआर। ये 500 सीआर आईपीओ फाइनेंसिंग के नाम पे, आईपीओ फाइनेंसिंग के नाम पे इन्होंने कोटक बैंक से मांगा था। कोटक बैंक का पे उनकी भी स्टोरी है कि उन्होंने शायद ये प्रॉमिस किया था कि वो प्रोवाइड करेंगे, बट लास्ट टाइम पे जब बात हुई तो उसके बाद उन्होंने टाइमली इनको नहीं दिया था, कुछ कारण होगा चाहे जिस वजह से नहीं दिया। तो अब हुआ ये कि आईपीओ आ जाता है और वो 78% की गेन के साथ लिस्ट भी हो जाता है। 78% का गेन हुआ जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। अब बात रही अश्विनी ग्रोवर की, टाइमली पैसा न मिलने के कारण वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे और हुआ ये कि उनका जो इन्वेस्टिंग का गेन था वो रह गया। यही बात उनको इतनी खराब लगी थी, इतना बड़ा लॉस। क्यों? क्योंकि आईपीओ फाइनेंसिंग कोटक बैंक ने अश्विनी ग्रोवर को टाइम पे नहीं दिया और उस वजह से वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए। मतलब उन्होंने कहा था कि लास्ट मोमेंट पे ये डिनायल हुआ है, पहले अगर उन्होंने डिनाई किया होता तो वो कहीं और से इसकी इंतजाम कर सकते थे, पर कोटक बैंक ने लास्ट मोमेंट पे डिनाई किया था। जैसे सबका एलिगेशंस है, अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। और फिर ये हुआ कि अश्विनी ग्रोवर की वो आवाज थी और उन्होंने उस एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा सुनाया था अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हुए। ये कहानी होने के बाद, ऑडियो मैसेज लीक होने के बाद अश्विनी ग्रोवर कंट्रोवर्सी पूरी जगह फैल जाती है। फिर बात आती है टॉक्सिक वर्क कल्चर की। ये पूछताछ आगे बढ़ती है और अश्विनी ग्रोवर भारत पे के कुछ इंटीरियर एम्प्लॉय से ये पूछा जाता है क्या ये सच है कि अश्विनी ग्रोवर का रियल नेचर ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा था कि भारत पे के अंदर कुछ अननोन एम्प्लॉयज ने ये अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए ये रिलीज किया था कि ये हमारे लिए नॉर्मल है। मतलब उनके ऑफिस कल्चर में ये सब चीजें रोज होती हैं। ये सब होने के बाद टॉक्सिक वर्क कल्चर वहां पे निकल के आया था। हाँ, उनका नेचर भी काफी हाइपर है। ये सब बातें उनके आगे अंदर के एम्प्लॉयज बताते हैं। हालांकि उन एम्प्लॉयज का कोई नाम नहीं बाहर आया क्योंकि सबने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। कहीं ना कहीं सही है, जब काम भी वही करना है, गालियां भी वही सुननी है, तो खुल के कोई कैसे आके बोलेगा कि नहीं हाँ हमारा बॉस हमें गालियां देते। तो ये सब बातें अभी भी हवा में थी, अभी भी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। फिर गॉड सिंड्रोम की बात आती है। जब एक कंपनी स्टार्टअप करने जाती है, अपना आइडिया लेकर जाती है ना, तो बहुत ज्यादा ना ग्लैमरस दिखता है वो सब कुछ, पर एक्चुअल में एक स्टार्टअप बहुत मुश्किल चीज है। जितना ग्लैमरस वो दिखाते हैं ना, हम ये करेंगे, पैसे का इंतजाम यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ से ले लेंगे, सब कुछ स्मूथ दिखता है उस समय, बट एक्चुअल में कुछ भी स्मूथ नहीं होता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उसमें आती है जब एक चीज में आप स्टार्टअप करते हो। तो कुछ लोग अपने एंगर, अपने अग्रेशन पे काबू नहीं पा पाते हैं और फिर वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज पे वो गुस्सा निकालते हैं। तो ये वही कहानी कि ग्रोवर का भी नेचर कुछ ना कुछ ऐसा ही था। फिर जब वही होती है ना, एक चीज सामने आती है तो फिर और भी 10 जुल्म सामने आने लगते हैं। अच्छा इसने ये भी किया था, इसने मेरे साथ भी ऐसा किया था, वही बातें शुरू हुई। अभी एक ऑडियो लीक से कोटक ने अपना चीज प्रूफ किया। अब बात आती है एक इंडिपेंडेंट ऑडिट की, उसमें उनके भी मैसेजेस लीक हो गए और उनसे पता चला इनकी वाइफ का भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ था। चीजें बाहर आती हैं। माधुरी जैन नाम था अश्विनी ग्रोवर की वाइफ का, ठीक है, माधुरी जैन था। ये कहाँ की थी? ये पानीपत की रहने वाली थी, ठीक है, पानीपत की रहने वाली थी और एक कंसल्टेंसी फर्म थी भारत पे की, कंसल्टेंसी फर्म जो कि रिक्रूटमेंट के लिए, ऑडिट रिक्रूटमेंट के लिए उनको एडवाइस करती थी। कंसल्टेंसी फर्म वो भी कहाँ की थी? पानीपत की थी, ठीक है। अब कुछ कनेक्शन दिख रहा है, मैम भी पानीपत की, कंसल्टेंसी फर्म जहां से ये एडवाइस लेते थे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो सब भी पानीपत का। तो
तो जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कंडक्ट होती है तो उसमें शामिल होता है कि मोर देन 50 करोड़ जो वेंडर्स के नाम पे दिए गए हैं वो एक्चुअल में कोई वेंडर था ही, नो वेंडर्स एग्जिस्टेड दैट टाइम। मोर देन 50 करोड़ है यहाँ पे, मोर देन 50 करोड़ किसी वेंडर्स के नाम पे किए जाते थे। जब आप किसी से सामान लोगे तो कुछ ना कुछ पे करते हैं, तो वो भी बिल दिखाती थी, इनवॉइस दिखाती थी, वो पे होता रहता था। पर जब इंडिपेंडेंट ऑडिट कंडक्ट हुई तो उनके स्क्रीनशॉट्स लीक हो गए और उसमें ये था कि उन्होंने ये बताया है कि कुछ वेंडर्स को जो पेमेंट जा रहा है वो कंप्लीटली बोगस है, कोई इस नाम का वेंडर ही नहीं है। अगर आपको नहीं ये चीज समझ में आ रही है तो सपोज आपने किसी से सामान लिया है ए से और आप ये हो, सामान देते हैं तो उसके नाम पे एक बिल रेज होता है, अब बाद में उसको पेमेंट करते हो तो पेमेंट जा रहा है। बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जिनको पेमेंट जा रहा है, पर ये जो वेंडर्स ये दिखाते थे अपने इनवॉइस में ऐसा कोई था ही नहीं, तो जाता किसको था? तो अब समझ में आया। तो जो ये वेंडर्स का नाम ये देते थे वो कहाँ के थे, और मैम भी कहाँ की थी? अब चक्कर समझ में आ रहा है कि करती क्या थे। तो ये सारी बातें भी बाहर सामने आने लगी कि दोनों ही शामिल हैं या अश्नीर ग्रोवर उनके नेम से करते थे, क्या करते थे अभी चीजें शामिल नहीं, क्लियर नहीं है। फिर इतनी ज्यादा बदनामी हो गई कि उन लोगों को भी बड़ा गुस्सा आने लगा। किसको? अश्नीर ग्रोवर। उन्होंने कहा हम ये छोड़ देंगे, भारत पे ही छोड़ देंगे, बस हमें 4000 करोड़ दे दो। भारत पे निकलने के लिए डिमांड कितनी की गई है? मतलब एक तो भांडा भी फूटा, उसके बाद हुआ ये कि वो सामने से डिमांड कर रहे हैं। उनका स्टेक आई थिंक 9 पॉइंट समथिंग का है भारत पे में, को फाउंडर है। ये भी एक सोचने की बात है कि को फाउंडर को कैसे निकाला जा सकता है। अब बात आई कि हम एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सीख रहे हैं इससे, क्या ये केस लॉ हमें सिखाना चाहता है, वो है एथिकल वैल्यूज। यू आर डिससैटिस्फाइड विद समवन, आप उनसे लीगली बात कर सकते थे, आप उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते थे। अगर आप सही हैं, आपको टाइमली पेमेंट नहीं मिला, आपको लॉस हुआ, जो भी रीजन था, आप एक केस फाइल करके लीगली उनसे डील कर सकते थे। पर अश्नीर ग्रोवर ने क्या किया? अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट ये बता रहा है कि एक कॉर्पोरेट का एक एथिकल कल्चर होता है, कंपनी के लोगों से कैसे बर्ताव करना है, ये एक एथिक्स के अंदर आता है, उसको क्रॉस नहीं करना है। इसमें बेसिकली इट इज अबाउट गवर्नेंस, इट इज अबाउट एथिक्स। ये जो 2 हेडिंग दी गई थी, यही 2 हेडिंग ही आपकी मॉरल वैल्यूज निकल के आती है इससे। ठीक है, अब हम लोग शायद लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि ये कहानी क्या थी। सबके पास है ना बुक, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कुछ भी? स्टार्टिंग विथ भारत पे वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2018, हाईलाइट करते हुए चलेंगे। फाउंडेड इन द ईयर 2018 and offers a range of financial tech products that cater a small merchant and help them to accept digital payment. डिजिटल पेमेंट के अलावा अश्नीर ग्रोवर ने बहुत अच्छा सोचा था कि उस समय स्मॉल बिजनेसमैन को बहुत जल्दी लोन्स नहीं मिल रहे थे, उस प्रॉब्लम को समझा और वो भी ये प्रोवाइड करने लगे। भारत पे हैज फैसिलिटेटेड डिस्बर्समेंट ऑफ लोन्स टोटलिंग 3000 करोड़ टू मर्चेंट्स सिंस इट्स लॉन्च। तो ये क्या करते थे? लोन्स भी प्रोवाइड करते थे। अब तक 3000 करोड़ से ज्यादा का लोन ये दे चुके थे। Grover had spent his initial years as an investment banker at Kotak Bank and later served as the chief financial officer at Grofers. Coming from an investment banking background, Grover scaled his financial tech valuation इतना within 4 years of the launch. ये सही है कि इनकी वजह से वैल्यू अचानक से बहुत बड़ी थी, क्योंकि इन्होंने ना लोगों की प्रॉब्लम समझी थी। डिजिटल पेमेंट बहुत लोग नहीं कर पा रहे थे, लोन्स नहीं मिल पाता, तो स्टार्टअप नहीं कर पाते थे। उन्होंने उस प्रॉब्लम को समझा, स्टार्टअप की दिक्कत क्या है, टाइमली फंड्स नहीं अरेंज होते, तो फंड्स ये देने को तैयार है क्योंकि उनको भरोसा है कि ये आइडिया वर्क करेगा। तो वो पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसा हम लगाएंगे। तो ये चीजें इन्होंने सीखी है। मोर देन 600 मिलियन इन इक्विटी फंडिंग फ्रॉम टॉप फंड्स इंक्लूडिंग सिक्विया कैपिटल इंडिया एंड दिस ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। So what really happened? It all begins with an audio leak. On January 19, Ashni Grover, co-founder and managing director of BharatPe, took voluntary leave until the end of March. The voluntary leave came 2 weeks after the recording of a phone conversation which was leaked online in which
man alleged to be Grover could be heard abusing and threatening to employee of Kotak Bank after missing out an IPO allotment for Nykaa's IPO despite being promised one. चीजें एकदम समझ में आ रही है. ऑडियो लीक हुई थी, गालियां वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किए एंड रीजन बताया जा रहा है कि आईपीओ छूट गया था नायका का. पर एक चीज ध्यान से देखो, बुक भी कैसे लिखी गई है, alleged to be Grover. ये वर्ड alleged to be Grover मतलब nobody knows actually वो वॉइस किसकी थी, बट एलिगेशंस क्लियर है कि ये किस पे है, ग्रोवर पे है. While Ashneer first termed it as faked audio by some scamsters trying to extort funds. उन्होंने इल्जाम लगाया था ये आदमी मुझसे कुछ दिनों से पैसा मांग रहा था, मैंने देने से मना कर दिया और इसने ये ऑडियो लीक करके मेरी बदनामी करने की कोशिश की है. He later deleted the tweet. Kotak Mahindra Bank is now pursuing legal action against Ashneer over the inappropriate language used against their employee. तो कोटक बैंक अपने एम्प्लॉय की तरफ उतर के आते हैं, कहा कि चाहे कुछ भी रीजन हो, आपने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जो कि एक एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट का सवाल है, हम उसके लिए केस करेंगे. फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वर क्विक टू पॉइंट आउट that apart from Kotak controversy, concerns were growing about toxic work culture at BharatPe, along with Grover's presence at startup TV show Shark Tank, when some of his comments to entrepreneur pitching for funds sounds rather rude and harsh. तो जिस लैंग्वेज में वो वहां पे बैठते थे ना, वहां पे भी वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले दिखते थे एंड उनकी लैंग्वेज भी अक्सर रूड होती थी. जिसने नहीं देखा है यूट्यूब पे जाके शार्क टैंक इंडिया में देखो, अश्नीर ग्रोवर का वे ऑफ टॉकिंग क्या था. He was made to step back from his role as CEO and made the MD. Some media report also suggested that due to foul and aggressive language becoming a norm at BharatPe, there was exodus top level talent from the company. कुछ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स ने भी कंपनी में छोड़ा था क्योंकि अश्नीर ग्रोवर के एटीट्यूड से उनको प्रॉब्लम थी. गॉड सिंड्रोम ये हम लोग कर चुके हैं. अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि अगर एक केस लॉ पढ़ने को आएगा तो आगे फ्यूचर में कैसे पढ़ना है. पहले उस केस लॉ को समझो कि कहानी एक्चुअल में क्या है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये हुआ था ऐसे चला था और लास्ट में क्या निकल गया. फिर आप लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो आपको केस समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है. फिर सीधे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंगल पे आते हैं. अबाउट अ वीक आफ्टर ग्रोवर वेंट ऑन लीव, हिज माधुरी जैन ग्रोवर, his wife, who is a group head controls at the company, followed a suit as the firm decided to make an independent audit of its internal process system. The company appointed Alvarez and Marshall, ये independent auditor थे, to conduct the independent audit after BharatPe came under the intense media scrutiny. और इसके बाद तो और बवाल मच गया था. अभी तो सिर्फ लैंग्वेज पे बात हो रही थी, अब तो पूरा घोटाला समझ में आ रहा था. Allegations 1 and Allegations 2, दो allegations लगे थे. BharatPe routed money through fake HR consultant firms that were linked to each other and to Madhuri Jain's brother, Shwetang Jain. तो ये उन्हीं से जुड़ी हुई थी, उनकी प्लेस से आइडेंटिफाई किया था कि कुछ कनेक्शंस हैं. BharatPe inflated transaction values by some merchant and some of these vendors were fake. Done. यहाँ पे दिया है the screenshot shows the payment of 53.25 crores were made towards the vendor that do not exist and the company incurred the loss of. एक कंट्रोवर्सी से कंपनी की इमेज पे, रेप्यूटेशन पे बहुत असर पड़ता है और उससे क्या इफेक्ट होता है, कैसे लॉस में चली जाएगी. अगर र्यूमर फैला है कंपनी के अगेंस्ट तो फिर उससे कंपनी को क्या नुकसान होगा. मतलब BharatPe पे रेप्यूटेशन खराब हो रहा है तो उसका एक्चुअल में फाइनेंशियली क्या इफेक्ट आएगा. शेयर प्राइस गिरने लगेगा, उसका शेयर प्राइस गिरने लगेगा, ओवरऑल लॉस में जाने लगेगी. तो पता चल गया था BharatPe में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ होने वाला है, चलो शेयर बेच देते हैं. शेयर बिकने शुरू हुए और शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा. This is not the first instance of financial irregularity
व्हाट अबाउट टू से अबाउट लीक्स, उसमें यही बताया गया इंटीग्रिटी खराब हुई, भारत पे की इमेज भी खराब हुई कि टॉक्सिक वर्क कल्चर है। मतलब फिर कौन ऐसी कंपनी में काम करना चाहेगा। आजकल की यूथ में ये एक चीज है कि कम पैसा मिले ठीक है, बट वहां पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, टॉर्चर ना फेस करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे तो ये कोई एक सुनाएगा हम दो सुना के वापस आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट, इन कम्स अदर अकाउंटिंग फर्म। तो अश्विनी ग्रोवर केस स्टडी क्या सबको क्लियर है, एकदम कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछ लें। उत्कर्ष, नेहा, एनी क्वेश्चंस? क्या अश्विनी ग्रोवर केस स्टडी सबको समझ में आई? दो बड़ी वैल्यू, एथिकल वैल्यूज एंड गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, वो चीजें इसमें हम लोग को देखने को मिली। ठीक है, सो वी हैव डन विद दिस। अब यहाँ आ रही है इंडिया ग्रोथ इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो ये कुछ ना कुछ कनेक्शन बजट से, एक थोड़ा सा एक चीज समझा दे। हमारी ये 75th इंडिपेंडेंस थी एंड वी आर गोइंग नियर टू 100th इंडिपेंडेंस। 100 साल पूरे होने वाले। देयर इज अ गैप ऑफ 25 ईयर्स विच विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेवलपमेंट। कि अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन को बताएं कि हम 100 साल इंडिपेंडेंस के मना पाए हैं, तो इन 100 साल में हमने क्या किया है, तो हम ऑलमोस्ट नियर है, अभी से वर्क करना है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि इंडिपेंडेंस को जो 25 साल है उसको हम टर्म क्या करेंगे, अमृतकाल। इसको आप लिखेंगे, देयर इज 25 ईयर्स लेफ्ट फॉर इंडिपेंडेंस, और इसको हम कहते हैं अमृतकाल। और इस अमृतकाल के लिए कई स्कीम्स आई हैं। 75th इंडिपेंडेंस ईयर में बार बार एक चीज हाईलाइट हुई, आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो उन नेक्स्ट 25 के लिए, इंडिया ग्रोथ के लिए, क्लीन, ग्रीन एंड सस्टेनेबल एंड रिलायबल। India's growth in next 25 years will be clean, green, sustainable and reliable. जितनी भी समिट्स हुई है, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग हुई है, सब में क्लाइमेट डिस्कशन किया गया। क्योंकि पिछले साल ये चीज देखी गई, ठंड बहुत ज्यादा पड़ी, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ी थी। दो टर्म्स बार बार सामने आए थे, एल नीनो एंड ला नीना इफेक्ट आ रहा था। वो सब में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअल में हो क्या रहा था, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। यूके में तो स्पेसिफिकली गर्मी के कारण स्कूल्स बंद कर दिए गए थे कि एक्सेस गर्मी। आपको तो आदत है कि गर्मी में डीएम ऑर्डर आ ही जाएगा, ठंडी में डीएम ऑर्डर आ ही जाएगा। वहां पे इतनी गर्मी, इतनी ठंडी की लोगों को आदत नहीं है, और गर्मी एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो उसका कारण यही था क्लाइमेट चेंज, जो CO2 का एमिशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। उसी पे ये फोकस्ड है, ग्रीन, क्लीन, सस्टेनेबल एंड रिलायबल। नेक्स्ट हम लोग सीधे आएंगे अपने, इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक। क्वेश्चंस, विच स्टेट हैज टॉप्ड गुड गवर्नेंस इंडेक्स? गुजरात। ये ना दिसंबर में निकलती है, तो लास्ट ईयर दिसंबर 21 में निकली थी, और अभी तक दिसंबर तक एप्लीकेबल होगी। दिसंबर में भी इस साल भी निकले रही है रिपोर्ट, तो हम लोग अपडेटेड पढ़ लेंगे। पुराना 21 का तो गुजरात ने टॉप किया था, अभी तक उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? विक्रम मिस्री। ट्विटर के सीईओ ये नहीं है, एलन मस्क अभी ट्विटर के एज अ सीईओ भी रोल प्ले कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ नार्कोटिक्स ब्यूरो SN प्रधान। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ R हरि कुमार। ये आपको लर्न होना चाहिए, ये दोनों। डन। ये चैप्टर भी एंड होता है, पर एक चीज लास्ट क्लास में मिस हो गई थी बताना।
और पीछे आई थिंक इलेक्शन कमीशन के बारे में कहीं कुछ था, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। कम ऑन पेज नंबर 85, 85 पे आएंगे एक बार सब लोग। यहाँ पे श्री अनूप चंद्र पांडे पुराने थे, नए हैं श्री राजीव कुमार। इसको आप नोट करके अमेंड करेंगे, बुक में पुराना दिया था श्री राजीव कुमार, कल की क्लास में ये बताना मिस हो गया था, इसलिए इसको मार्क कर लेंगे एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो आज नहीं आए हैं कि इसमें चेंज है। श्री राजीव कुमार अब न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो हम क्या चैप्टर 4 की तरफ आए। लीगल एंड अदर अफेयर्स, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा कंटेंट भी इस चैप्टर में नहीं है, पर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हमको सब कुछ कवर करते हुए चलना है। पहला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज अपेक्स कोर्ट। क्या इसकी अपील कहीं और जाती है सुप्रीम कोर्ट की? क्या हम सुप्रीम कोर्ट से डिससैटिस्फाइड हैं तो क्या हम प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट के पास कोई अपील नहीं है, वो सिर्फ मर्सी पिटीशन होती है, जिसको हिंदी में हम लोग दया याचिका भी कहते हैं, जो डेथ सेंटेंस हो जाते हैं उन केसेस के लिए। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट और इनका जजमेंट फाइनल होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विथ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक टर्म आया है, व्हाट इज दिस? जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू जब जुडिशरी कुछ रिव्यू करेगी उसी से रिलेटेड है, पर एक्चुअल में क्या मीनिंग है? सपोज आपको इतना तो पता है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स हैं। लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। बट आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा केस आ गया, सपोज एकदम वेग एग्जाम्पल है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स को वो डिस्ट्रॉय करेगा। सपोज एक एग्जाम्पल आ गया, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ कास्ट को बोला गया कि ये बच्चे स्कूल में एंटर नहीं कर सकते, जो इस कास्ट के बच्चे हैं वो स्कूल में एंटर नहीं कर सकते, तो या ये उनके लिए राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी के अगेंस्ट है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अगर वो लॉ एक्चुअल में लेजिस्लेचर में पास हो गया और वो बिल एक्ट बन चुका है कि ऐसा बिल एक्ट भी बन गया, एकदम वेग एग्जांपल है, एक्ट भी बन गया, तो क्या करेंगे? तो ये चला जाता है जुडिशरी के पास और जुडिशियल रिव्यू होता है। फिर देखा जाता है कि क्या सच में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वॉयलेट किया गया है। अगर वॉयलेट किया गया तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू के तहत इनवैलिड और वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। उस एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर करने की पूरी पावर रखता है जुडिशरी, ओनली इफ वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट है। वरना ऐसा तो कोई भी लॉ बनाओगे तो जुडिशरी रिव्यू करेगी, उसको कैंसिल कर सकती है, पर उनके पास भी पूरी पावर नहीं है। वही पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ने उनको प्रोवाइड कर रखा है। तो ये जुडिशियल रिव्यू होता है। आपने आईबीसी के बारे में पढ़ा है अभी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, 2-3 दिन क्लास में पहले पढ़ाया है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की कंपनी को रिवाइव करवाता है, ये सब पढ़ाया था। आईबीसी जब पास हुआ था 2016 में, तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू करवाया कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है, जिनका पैसा क्रेडिटर्स का माफ कर दिया जाएगा, मतलब क्रेडिटर तो दिया था इस भरोसे से कि हमको मिलेगा ही मिलेगा, वो जुडिशरी कैसे डिसाइड कर सकता है कि, या एक एक्ट कैसे डिसाइड कर सकता है कि उनका पैसा हम नहीं मिल सकता। तो ये सब चीजें देखी गई, पर आईबीसी को वैलिड डिक्लेयर किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और आजकल के टाइम पे हर एक एक्ट जुडिशियल रिव्यू में चला जाता है। कोई भी एक इंसान उठ के कहता है नहीं नहीं ये एक्ट इनवैलिड है, फिर ये काम हो गया जजेस का कि वो तुरंत उसको रिव्यू करते हैं, उसको वैलिड इनवैलिड वो डिक्लेयर करते हैं।
अब ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स हैव अ राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का राइट किसको मिला हुआ है? It is a federal state and has a single and a unified judicial system with 3-tier structure, Supreme Court, High Court and subordinate courts. सीधे आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में रखे हैं? पार्ट 5। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। ये जो छोटी छोटी बातें ना, आपको इसको हाईलाइट करके साइड में लिखना चाहिए कि पार्ट 5 डिक्लेयर्स प्रोविजंस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। Done. With the jurisdiction of Supreme Court can broadly be categorized into original jurisdiction, appellate and advisory. कुछ मैटर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, कुछ अपील होते होते सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, और कुछ जगह सुप्रीम कोर्ट एज अ एडवाइजरी टू गवर्नमेंट भी बनता है। तो तीन बड़े काम जो सुप्रीम कोर्ट के, कुछ तो मैटर्स डायरेक्ट डील करते हैं, उसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। कुछ अगर हाई कोर्ट से आप डिससैटिस्फाइड है तो आप अपील लेकर जाते हैं, तो वो हो गया एपिलेट जुरिस्डिक्शन। और फिर आता है एडवाइजरी इन नेचर, वो हुआ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब लास्ट पैराग्राफ को अंडरलाइन करेंगे, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस पे, दैट इज कोलेजियम सिस्टम। पूरा सिस्टम आपको नहीं पढ़ना है, पर न्यूज में बहुत हाईलाइटेड है कि जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, उनका प्रेसिडेंट और अदर जजेस मिलके करते हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, उससे काफी लोग डिससैटिस्फाइड है कि आप अपने कलीग को अपॉइंट नहीं कर सकते। सीनियर एक अपॉइंट करता है, ना कि कलीग्स आपस में अपॉइंट कर ले, फिर वरना वो एक जैसी सोच रखने वाले ही लोगों को लाएंगे। तो ये सिस्टम पे बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है। पर अभी कोर्ट्स के लिए क्या है कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। एनीवन कैन आंसर हु अपॉइंट सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? ये तो आपने पढ़ रखा है, चीफ इलेक्शन कमीशन। हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमीशन? कहीं पीछे पढ़ा था? एक हफ्ते में भूल रहे हो, एक महीने में पूरा व्हाइट वॉश हो जाएगा अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट का आई थिंक कभी कोई जिक्र ही नहीं किया मैंने, प्रेसिडेंट ही करते हैं, बुक में मार्क भी कराया है। चीफ इलेक्शन कमीशन भी कौन अपॉइंट करता है? और सीजेआई भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। The CJI is appointed by the President after consultation with the such judges of Supreme Court and High Court as deems necessary. The other judges, जो CJI के अलावा other judges हैं, after consultation with CJI, मतलब CJI को प्रेसिडेंट बाकी जजेस से मिलकर अपॉइंट करते हैं, और बाकी जजेस को प्रेसिडेंट CJI के और अदर जजेस के साथ डिस्कस करके अपॉइंट करते हैं। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन हुआ तो एडवाइस लिया, प्रेसिडेंट का मन हुआ तो एडवाइस नहीं लिया। ऑब्लिगेटरी है, मतलब चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको कंसल्टेशन जरूरी है। फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स दिए जो कि पूरे इररिलेवेंट है, इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक टर्म आया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में आया था। इनके चेयरपर्सन आप लिख सकते हैं, आई थिंक इनके चेयरपर्सन आदर्श गोयल है। आदर्श कुमार गोयल इज द चेयरपर्सन। ये केस लॉ में कुछ भी नहीं दिया है, बस ये दिया है कि एक ऑर्डिनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर देती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपॉइंटमेंट, सैलरीज एंड टेन्योर्स ऑफ मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल। ये जो एनजीटी की बात हो रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी बात हो रही है। तो इस केस में यही बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक वो दिया था, अपना जजमेंट दिया था जिसमें कुछ और सेट हुआ था, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई, तो उस ऑर्डिनेंस को फिर बाद में
अमेंड किया गया और इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। बस यही दिया है, कुछ भी काम का नहीं है। डायरेक्ट आते हैं अब सीधे, एक ये केस लॉ है 4 ईयर टेन्योर। वो टेन्योर उसमें बताया गया था, कम कर दिया गया था, फिर बाद में उसको वर्ड डिक्लेयर कर दिया कि ये ऑर्डिनेंस के ऊपर बात हो रही है, गलत है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो कम कर दी थी वो उनको नहीं करना चाहिए। इसमें भी कुछ खास नहीं दिया है। पावर ऑफ एजेंसीज की जो सीनियर एजेंसीज है जैसे SFIU, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये क्या करती हैं कि ऐसे कहीं भी रेड डालना है या कुछ पता लगाना है तो ये ना कुछ पुलिस जैसी एक्टिविटीज, पुलिस जैसी पावर्स भी रखती है। तो अगर बात आए कि इनका भी काम यही है, सिमिलर टू लाइक इशू समन, रिकॉर्ड स्टेटमेंट, तो जब पुलिस वाली सारी एक्टिविटीज है तो CRPC इनके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये एक्ट होना चाहिए। तो फिर एक केस में ये क्लियर किया गया कि ये इनको पावर इसलिए दी गई है पुलिस की कि इनका स्मूथ फंक्शन होता रहे, पर ये अपना लॉ जिसके तहत ये बने हैं वही फॉलो करेंगे, इनको ये फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, पर क्यूरियोसिटी होती है कि अगर बुक में है तो क्या है वो सब। ये केस है, गुजरात में राइट्स हुए थे 2002 में, गुजरात दंगे के नाम से फेमस है। उसमें ये कहा गया कि इनके हस्बैंड को गलत तरीके से मतलब मारा गया और ऊपर से जितने भी लोग इसमें अक्यूज थे उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। क्लीन चिट मतलब रिलीज कर दिया गया था। तो ये केस दोबारा खुलवाना चाहती है कि जो SIT बनी थी, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, कमेटी बनी थी, वो SIT बायस होके काम की, क्योंकि जिन लोगों पे इल्जाम था वो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके बायसनेस में आके ये गलत जजमेंट दिया था, इन्होंने गलत चीजें दिखाई थी। यहाँ लिखा है द टीम SIT has acted with bias while giving a clean sheet to all 63 people accused of conspiring to cause the riots। क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम नहीं है, बट समझ लो क्या दिया है। तो इस केस में सीधे सीधे ये बोला गया कि अगर SIT ने ये काम किया है तो फिर ये केस वापस रीओपन होगा, और सीधे बात की गई है The consequences of top political leaders who are accused in the case। ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की बात हो रही है। अगर आप पॉलिटिक्स नहीं जान रहे, नहीं समझ रहे, तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वरना इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इसमें शामिल थे गुजरात दंगों में, जिनका हाईलाइटेड नाम था। अगर ये केस खुलता है तो वापस सबकी मुश्किलें बढ़ने वाली। तो तीनों ही केस लॉस एकदम इररिलेवेंट, आप उसको सिर्फ रीड करके छोड़ देना, कुछ खास नहीं था। जो केस लॉ इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा दिया था अश्विनी ग्रोवर का, वो हमने डिटेल में कवर किया है। अब बात आती है हाई कोर्ट्स की। इट इज कोहेसिव जुडिशियरी सिस्टम एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट। द हाई कोर्ट इज द सुप्रीम जुडिशियल बॉडी इन अ स्टेट। एक स्टेट में सबसे बड़ा कोर्ट हाई कोर्ट है और सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट है। According to Article 214, each state of India shall have a high court. It is a final interpreter of the Constitution. याद रखना, it is final interpreter of the Constitution. ये कंफ्यूज कर देगा। सुप्रीम कोर्ट को हम जनरली फाइनल इंटरप्रेटर मानते हैं, क्योंकि फिर हाई कोर्ट की ही अपनी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। Every high court shall consist of chief justice and other judges। ये सब कोई काम का नहीं है। सीधे यहाँ पे आओ, इसको अंडरलाइन करो। There are 25 high courts, 3 having control of more than 1 state। हमारे यहाँ जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उतने नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स भी नहीं है। Delhi has a high court of its own union territory। Very important question generally asked in competitive exams। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। यूनियन टेरिटरीज बहुत सारी हैं, जैसे चंडीगढ़ है, दादरा नागर हवेली है, अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है और दिल्ली भी है, उसमें पुदुचेरी भी है। इनमें से सिर्फ दिल्ली के पास, दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद का एक हाई कोर्ट है। तो क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना एक हाई कोर्ट है? तो दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी हैविंग अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। फिर सीधे हम लोग एनसीईआरटी और एनक्लैट की तरफ आते हैं। एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल,
पहले कंपनीज के भी जितने भी मैटर थे वो सब कहाँ जाते थे, हाई कोर्ट के पास जाते थे। फिर हाई कोर्ट बहुत ओवरबर्डन होने लगा और फिर चीजें आई कि हाई कोर्ट नॉर्मल केसेस देखे या फिर कंपनी वाले केसेस भी देखे। तो फिर आया कि नहीं, दोनों को हमें सेपरेट करना पड़ेगा और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अलग आया। एज अ सीएस आपका बहुत बड़ा रोल रहता है, आप खुद एक रिप्रेजेंटेटिव बनते हो वहां एनसीएलटी में। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ मर्जर, जिसमें एनसीएलटी में डेट्स आ रही हैं, एनसीएलटी में जाना पड़ता है। एनसीएलटी कहाँ है, एनसीएलटी बहुत जगह है, कलकत्ता में भी है, दिल्ली में भी है। तो सीएस का रोल इंपॉर्टेंट होता है एनसीएलटी की बात जब आती है। The central government has constituted National Company Law Tribunal under Section Market 408 of Companies Act. Section 408 of Companies Act में ये इस्टेब्लिश किया गया है। In the first phase of Ministry of Corporate of Affairs set up 11 benches, और ये सब क्या है, न्यू दिल्ली एंड 10 बेंचेस अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। These benches were headed by the president and 16 judicial members and 9 technical members. ये सब नहीं पढ़ना है, सेक्शन 408 पढ़ना है आपको कि एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच सेक्शन। डन। फिर आते हैं एनक्लैट के बारे में, जिसको एनसीएलएटी भी बोलते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल है। आप एनसीएलटी से डिससैटिस्फाइड है तो आप किसके पास जाएंगे, एनक्लैट के पास जाएंगे। और फिर एनक्लैट से भी डिससैटिस्फाइड हो गए तो कहां जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट। एनसीएलटी से डिससैटिस्फाइड तो एनक्लैट, और एनक्लैट से सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का बर्डन खत्म करने के लिए तो हम एनसीएलटी लाए, फिर हाई कोर्ट को लास्ट में ले आएंगे तो कहेंगे घूम फिर का आ तो मेरे ही पास रहा है। ठीक है, तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410। 408 अलग है, 410 अलग है, रटना है आपको। 408 एनसीएलटी, 410 एनक्लैट। The NCLAT is also the appellate tribunal for hearing appeals against the order of NCLT. Direct question, NCLT से आप डिससैटिस्फाइड हैं तो आप अपील किसके पास लेकर जाओगे, हाई कोर्ट ऑप्शन में देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी का मामला एनक्लैट, फिर एनक्लैट का मामला सुप्रीम कोर्ट। अंडर सेक्शन 61 ऑफ आईबीसी, एनक्लैट इज आल्सो अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय आईबीबीआई। जैसे एनसीएलटी अलग है वैसे ही इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए तो बनाया गया था। कंपनीज, इंडिविजुअल फर्म जो इंसॉल्वेंट होते हैं वो आईबीबीआई डील करता है। अब आईबीबीआई से भी आप डिससैटिस्फाइड है तो भी आप एनक्लैट ही जाओगे। एनसीएलटी का भी एनक्लैट जाता है और आईबीबीआई का भी एनक्लैट जाता है। एनक्लैट इज आल्सो एन अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हियर एंड डिस्पोज अपील अगेंस्ट सीसीआई। तो जितनी भी कंपटीशन कमीशन अथॉरिटी, मतलब सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से भी जितने भी जजमेंट्स डिससैटिस्फाइड है वो भी एनक्लैट में जाएंगे। तो 3 हो गए अब, एनसीएलटी, आईबीबीआई और सीसीआई। इसको ऐसे बनाना, डायग्राम भी ऐसे बनाओ कि एक बार में देखते ही याद आ जाए कि इसमें क्या था। एनसीएलटी, आईबीबीआई या फिर सीसीआई कहां जाएंगी, अपील एनक्लैट। यहां पे लिख दो अपील, यहां लिख दो 408, यहां लिख दो 410। पूरा कंप्लीट हो गया जितना भी पढ़ा एक जगह। अब बात आती है करंट अफेयर्स रिलेटेड टू आईसीएसआई। ऑलरेडी कवर्ड है पहले कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ सीएस। इट इज अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल्स बॉडी सेट अप अंडर द पार्लियामेंट्री एक्ट कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। आरबीआई किस एक्ट से बना था, पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। सीएस किस एक्ट से बना है,
कंपनी सेक्रेटरीज 1980, नॉट 81, इट इज 80, ठीक है 81 से 81 तो ऐसा कुछ नहीं आया था। आईसीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? जब आप मॉड्यूल का लास्ट पेज देखते हैं तो वहां पे बड़ा बड़ा बुक्स में लिखा रहता है न्यू दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, तो आईसीएसआई का हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। ICSI elects its new president and vice president for the year 2022। अभी रिसेंट इलेक्शन टाइम चल रहा है, बहुत लोग प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं बाहर से, अब नए इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये सब थोड़ा सा इरेलीवेंट है क्योंकि अभी इनका टेन्योर हो रहा है खत्म। सेलिब्रेटिंग 49 नेशनल कन्वेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, कुछ भी इतना रेलिवेंट नहीं है। करंट अपडेट्स ऑन ये जितना भी दिया है सब पुराना हो चुका है। मार्च के बाद कई अटेम्प्ट्स आ चुके हैं, मई में भी हो चुका है, नवंबर जा चुका है, उसके बीच में शायद एक पड़ता है, तो इतने सारे अटेम्प्ट्स हो गए कि ये करंट अफेयर्स आपके लिए उतने रेलिवेंट नहीं है। इंडिया पाकिस्तान द मोस्ट वल्नरेबल फॉर क्लाइमेट चेंज। The Intergovernmental Panel on Climate Change reports has cautioned that the extreme conditions have been threatening to the food securities in South Asia with escalated droughts and flood। Escalated droughts and flood मतलब कहीं भी लैंडस्लाइड्स हो जा रही, कहीं भी ड्रॉट आ जा रहा है, फ्लड आ जा रहा है, तो उसको देखते हुए फसल खराब हो रही है और उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा कि इंडिया और पाकिस्तान में एक फूड शॉर्टेज होने की उम्मीद है। उसके लिए आईपीसीसी ने ये रिपोर्ट डाली है। डन। National Energy Conservation Day celebrated on December 14 to raise the awareness about energy conservation. The day is also known as energy efficiency। ये छोटे छोटे पॉइंट आने की चांसेस रहती है, कोई डेज एंड डेट, नॉट ओनली इन CSEET और भी एग्जाम में डेज एंड डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। COP26 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि COP27 आ गया है, पर COP27 जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें COP26 की उन्होंने ली है, तो वो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। बस मैंने पहले भी बताया था कि COP26 की मीटिंग यूके ग्लासगो में हुई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था कार्बन एमिशन, कार्बन न्यूट्रल होना, जिसको हम टारगेट नेट जीरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंडिया ने क्या टारगेट लिया? इट इज कि हम कार्बन न्यूट्रल कब तक हो जाएंगे? टिल द ईयर 2070। ये मैंने पहले बताया था कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ईयर 2070 वाला। क्या है ये नेट जीरो? कि मतलब आप जीरो एमिशन ऑफ कार्बन नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो डेवलप हो रही है कि हम बिल्कुल कार्बन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो नेट जीरो करो। नेट जीरो का मतलब जितना प्रोड्यूस करो उतना कंज्यूम करके उसका इफेक्ट जीरो कर दो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितना जा रहा है अगर आप उतना कंज्यूम भी कर ले रहे तो हमारा थ्रेट जो है वो खत्म हो जाएगा। एक एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में कहे कि इंडिया ने कहा था कि यूके, यूएस, ये सब डेवलप कंट्रीज हैं, ये चाहे तो पोल्यूशन के लिए एकदम टेक्नोलॉजी चेंज कर सकती हैं। हम डेवलपिंग कंट्री में हैं, हम पूरे देश में एक साथ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें हुआ ये कि ठीक है हम स्लोली करेंगे। कुछ कंट्री ने 2030 का टारगेट लिया, कुछ कंट्री ने 2050 का, इंडिया ने टारगेट लिया 2070 का। 2070 का साथ में नेट जीरो यही बताया गया कि जितना आप प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारा टन, 1 टन कार्बन प्रोड्यूस करा, 1 टन भी नहीं, बहुत हंड्रेड्स ऑफ टन प्रोड्यूस होता है, अगर उतना प्रोड्यूस किया है तो उसका एब्जॉर्प्शन के लिए या तो उतने पेड़ या फिर उतनी टेक्नोलॉजी लाए जो उसको प्यूरिफाई कर सके। उसके बाद वो -1 टन हो गया और ओवरऑल क्या हुआ? +1 -1 इक्वल्स टू 0। तो इफेक्ट क्या हो गया? न्यूट्रल कर दिया, खत्म कर दिया। जितना हमने प्रोड्यूस किया उतनी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे पेड़ उतना ही एब्जॉर्ब कर लिए और वो ओवरऑल नेट करके 0 कर दिया। उसी का टारगेट रखा गया 2070। ये बहुत स्ट्रिक्ट साइनिंग अथॉरिटी थी, मोदी जी को भी पता था कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता था, तो उन्होंने कौन सा टारगेट ईयर लिया है? 2070। मोदी जी रहेंगे तब तक, इसलिए ऐसा साइन किए हैं कि पता है कि काफी लंबा टाइम मिला है, सब उसमें हो जाएगा।
उसके बाद उन्होंने डिमांड भी की थी कि हम लोग भी टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं, पर हर बड़ी कंट्री और छोटी कंट्री को कुछ फाइनेंशियल हेल्प करें। कम से कम भी उन्होंने मांगा तो $1 ट्रिलियन का। यू नो आवर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी स्मार्ट। डिमांड कितनी रखी गई? $1 ट्रिलियन की। यानी हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर कुछ तो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाए। हर बड़ा नेशन छोटे नेशन को जब तक प्रोवाइड नहीं करेगा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, ये लोग भी क्यों करेंगे हेल्प, क्योंकि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाइमेट से पोल्यूशन हो रहा है, वो जाता तो एटमॉस्फेयर में, और वो एटमॉस्फेयर सबके लिए है, तो नुकसान वहां पे भी हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ एमिशन कार्बन का यहाँ पे हो रहा है। तो कहेंगे ना, उनका नुकसान अगर रोकना है तो उनको इंडिया या फिर बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में भी हेल्प प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस रीजन से ही एक बड़ी कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प करेगी, क्योंकि वो हेल्प दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए ही कर रहे हैं कि वहां का कार्बन एटमॉस्फेयर में ना जाए और क्लाइमेट चेंज नहीं होगा तो वो भी आराम से काम कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्लीन मिशन गंगा गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ, ये सब है। अब कुछ खास इसमें बचा नहीं है। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग होने की बात है, क्योंकि चंद्रयान 2 फेल हो गया। नेक्स्ट, इसरो की चीफ एस सोमनाथ हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू इसरो चीफ। आई थिंक ये चेंज हुए हैं। नहीं, ये सही है, एस सोमनाथ इज द चीफ ऑफ इसरो। कंटिन्यूशन ऑफ ओ स्मार्ट स्कीम क्या है? द ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एंड एप्लीकेशन रिसोर्स। इसका फुल फॉर्म मार्क कर लो, ओ स्मार्ट। पेज नंबर 120 is a government scheme that aims to providing ocean research and setting up early warning signals। ये EWS सिस्टम बहुत अच्छा होता है कि अगर आपको पता है कि कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होने वाली है, तो एक चीज हो कि वो पहले पता चल जाए, तो क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें शिफ्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वहां से लोगों को हटा दोगे, जिससे डिस्ट्रक्शन थोड़ा कम हो जाए। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल इस्टेब्लिश किया ओशन में, जिससे वहां पे कुछ भी चेंजेस होने हो तो हमें इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए। The scheme also aims to addressing ocean development activities such as technology, services, science and research। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं है। Indian scientist discovers an exoplanet 1.5 times bigger than Jupiter। ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक समुद्रयान मिशन गया था, इंडियाज फर्स्ट यूनिक मैन्ड ओशन मिशन। ओशन में एकदम नीचे रिसर्च के लिए एक मैन, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी में इंसान भी गया है, उसके लिए समुद्रयान मिशन गया है। इंपॉर्टेंट है इसका व्हीकल, सबमरीन व्हीकल, जिसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन का व्हीकल है, उसका नाम है सबमर्सिबल व्हीकल। एंड वी हैव डन विद दिस। सैंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इंडियाज फर्स्ट बायोमास हाइड्रोजन प्लांट विल बी बिल्ट इन मध्य प्रदेश। Which states has asked the students not to wear religious things like hijab? जब हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही थी तब हाईलाइटेड था, अभी उतना रेलिवेंट नहीं है। Which country is organizing One Ocean Summit? France। कल्पना चावला सेंटर इन रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी has been inaugurated in Chandigarh University। A new chief of ISRO, S. Somnath। So we have completed our complete module of CSWT current affairs। Only a portion of budget is left, जो कि हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल ही क्लास होगी, मे बी परसों हो, वो नोटिफाई हो जाएगा, पर बस एक बजट की क्लास बची। एंड वी हैव डन द एंटायर मॉड्यूल फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 4। एज पर सीरीज हम लोग ने टारगेट लिया था कि मैक्सिमम 6 to 7 क्लास में फुल मॉड्यूल कंप्लीशन हो, एंड आई थिंक आज ये 6th क्लास है, तो कल की लास्ट क्लास के बाद मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगी, फिर काम आपका शुरू होगा, मेरा खत्म। आपका काम क्या शुरू होने वाला है? रिवीजन।
पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है। अभी भी फर्स्ट क्लास का कुछ भी पूछेंगे ब्लैंक रहोगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीजें दिमाग में है, जो एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स कहीं भी आए थे, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। मॉड्यूल में से हो सकता है 1 से 2 नंबर का है, और हो सकता है 20 से 25 नंबर का है, आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो बस मॉड्यूल तो कभी सीएस के अब छोड़ के नहीं जा सकते। क्या क्वेश्चन है? जनवरी टर्म के लिए, अच्छा जनवरी अटेम्प्ट के लिए अगर ई बुलेटिन कवर करना है तो मैक्सिमम 4 to 5 मंथ्स बहुत रहेगा आपका। हाँ, सितंबर से ले लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी आएगी तो पढ़ना। पिछली बार 1 मंथ के बीच में गैप हो गया था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये इतना तो आपको जनवरी मंथ के लिए कवर करना है। इफ यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम इन जनवरी अटेम्प्ट, तो इतना ई बुलेटिन कवर करके जाना। ई बुलेटिन का ये मतलब नहीं है कि यही आएगा, उससे आपको आइडिया लगाना है कि इंस्टीट्यूट किस बेसिस पे क्वेश्चन देगा। जैसे G20 दिया तो ये मतलब नहीं है G20 ही आ जाएगा। G20 तो एक टॉपिक हुआ, पर ब्रॉड कैटेगरी क्या थी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद कोई मीटिंग के बारे में दे दिया, या फिर कोई फेस्टिवल के बारे में दे दिया, तो मतलब टॉपिक हुआ फेस्टिवल, तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में देखना है। तो ऐसे पढ़ाई करनी है, हल्का सा लिंक कर लो कि क्या कोई और फेस्टिवल न्यूज में तो नहीं था। वो हिंट आपको देता है टॉपिक के बारे में, और आपको उसकी ब्रॉड कैटेगरी थोड़ा कवर करके जाना पड़ेगा। अगर अपॉइंटमेंट बता दिया तो मतलब एक टारगेट हो गया अपॉइंटमेंट्स का, कि बुक में कुछ अपॉइंटमेंट्स है तो वो करना है। ठीक है, सो वी हैव डन विद दिस एंड वी आर फिनिशिंग मॉड्यूल टुडे। बस बजट बचा है, जिसका एक पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगा, और कल प्लीज प्रिंट करा के लाना उसको। बजट का पूरा पीडीएफ ऐप पे आपकी नोटिफाई, मतलब वो अपलोड कर देंगे, उसका प्रिंट आप लेकर आओ। डन? कल होगा सबके पास? ठीक है, थैंक यू। वाइंडिंग अप फॉर टुडे। कल हम लोग बजट की क्लास में मिलते हैं।